5 अप्रैल 1980 अमेरिका के ओहायो राज्य का टोलेडो शहर। होली वीक अपने आखिरी दिनों में थी। होली वीक यानी पवित्र सप्ताह क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक बहुत खास धार्मिक सप्ताह है। ये ईस्टर से पहले आता है और इस दौरान यीशु मसीह के आखिरी दिनों को याद किया जाता है। मर्सी हॉस्पिटल का छोटा सा चैपल उस शनिवार सुबह बहुत शांत था। मोमबत्तियां धीमी रोशनी में जल रही थीं और टाइल्स वाले फर्श पर बस अस्पताल की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। 71 साल की सिस्टर मार्गरेट एन पॉल ने अपनी पूरी जिंदगी भगवान और चर्च की सेवा में बिताई थी। उनका जन्म 6 अप्रैल 1908 को एडगर्टन ओहायो में हुआ था। वो 9 भाई बहनों में चौथे नंबर पर थी और एक बहुत धार्मिक कैथोलिक परिवार में बड़ी हुई थी। बचपन से ही उनके अंदर भगवान के लिए विश्वास और सेवा करने की भावना थी। जवान होते ही वो सिस्टर्स ऑफ मर्सी कॉन्वेंट में शामिल हो गई। 1980 तक वो मर्सी हॉस्पिटल के चैपल की देखभाल कर रही थी। अपना काम वो बहुत ईमानदारी और नियम से करती थी। लोग उन्हें बहुत धार्मिक और सख्त नियमों वाली महिला मानते थे। चर्च की परंपराओं को वो बहुत गंभीरता से लेती थी। ईस्टर से कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि गुड फ्राइडे की प्रार्थना सभा को जरूरत से ज्यादा छोटा कर दिया गया है, जो उन्हें ठीक नहीं लगा। उस दिन की प्रार्थना सभा फादर जेराल्ड रॉबिन्सन ने करवाई थी। वो भी उसी हॉस्पिटल में काम करते थे। इलाके के लोग उन्हें शांत और थोड़ा शर्मीला लेकिन अपने काम के प्रति समर्पित पादरी मानते थे। उस समय तक उनके खिलाफ कोई पब्लिक स्कैंडल या आपराधिक मामला सामने नहीं आया था। 5 अप्रैल 1980 होली सैटरडे की सुबह हॉस्पिटल वीकेंड शेड्यूल पर चल रहा था। उस सुबह चैपल में प्रार्थना सभा होने की उम्मीद नहीं थी। सिस्टर मार्गरेट पास वाले एक छोटे से कमरे में गई जो चैपल के साथ लगा हुआ था। वहां वो ईस्टर संडे की तैयारी कर रही थी। ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। ऐसे काम वो कई बार कर चुकी थी। करीब सुबह 8:15 पर एक दूसरी नन ने उस कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही नन ने जो देखा उससे उसके हाथ पैर कांपने लगे। सामने सिस्टर मार्गरेट फर्श पर पड़ी थी और उनके शरीर में जरा सी भी हरकत नहीं थी। टाइल्स पर खून फैला हुआ था। कमरे में रखी मोमबत्तियां अब भी जल रही थीं। उनके कपड़े ऊपर की तरफ खिसके हुए थे, जिससे उनके शरीर का कुछ हिस्सा साफ दिख रहा था। पूरा सीन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर जगह को इस तरह बनाया हो ताकि लगे कि सिस्टर मार्गरेट के साथ किसी ने जबरदस्ती की थी। पूरा टोलेडो एक ही सवाल में उलझ गया। 50 साल से ज्यादा भगवान और समाज की सेवा करने वाली उस सिस्टर की हत्या आखिर कौन कर सकता था? नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे ही देश दुनिया के चौंकाने वाले क्राइम केस सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना न भूलें और साथ ही कमेंट में अपने विचार और सुझाव जरूर शेयर करें। आपका यह छोटा सा प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद करता है। तो चलिए अब कहानी में वापस आते हैं। जिस नन ने सिस्टर मार्गरेट का शरीर देखा वो भागते हुए बाहर गई और फौरन पुलिस को खबर दी गई कि चैपल के अंदर हत्या हो गई है। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई। उस शांत और पवित्र जगह को सील कर दिया गया। जब जांच अधिकारियों ने सिस्टर मार्गरेट के शरीर को ध्यान से देखा तो सबसे पहले उनकी नजर गले पर पड़ी। वहां साफ लिगेचर मार्क्स थे। गले के चारों तरफ गहरे निशान। सूजन और चोट साफ बता रही थी कि उन्हें बहुत ताकत से गला दबाकर मारा गया था। जिसने भी ये किया उसने पूरी ताकत लगाई थी और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उनकी सांस बंद नहीं हो गई। लेकिन बात सिर्फ गला दबाने तक नहीं रुकी। मौत के बाद हमलावर ने और भी हमला किया। उनके शरीर पर कुल 31 बार चाकू से वार किया गया था। कुछ वार बहुत गहरे थे, जैसे पूरी ताकत से घोंपा गया हो। कुछ हल्के थे, जैसे कई बार बार चुभोया गया हो। ये वार खास तौर पर उनके सीने, गले और चेहरे पर किए गए थे। और जो सबसे ज्यादा डराने वाली बात थी वो था इन घावों का पैटर्न। सीने पर बने छेद एक खास तरह की शेप में दिखाई दे रहे थे, लगभग एक क्रॉस जैसा आकार, लेकिन वो उल्टा था। उल्टा क्रॉस आमतौर पर शैतानी निशान से जोड़ा जाता है, जैसे किसी ने सिर्फ हत्या नहीं की बल्कि कोई मैसेज छोड़ने की कोशिश की हो। इसके अलावा उनके माथे पर खून का एक छोटा सा निशान भी मिला। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उनके ही खून से उनके माथे पर कुछ लगाया हो
ये सोचकर ही जांच टीम को झटका लगा कि कातिल ने हत्या के बाद भी समय लिया और शरीर के साथ ऐसा किया। इसके बाद हमलावर ने उनके शरीर पर एक कपड़ा डाल दिया था। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि ये अचानक गुस्से में किया गया हमला नहीं था, बल्कि सब कुछ प्लान करके किया गया हो। हत्या के तुरंत बाद पुलिस ने बड़े स्तर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इस केस को सबसे ऊपर प्राथमिकता दी गई। 1980 के उस ईस्टर वीकेंड पर डिटेक्टिव्स दिन रात काम कर रहे थे। हॉस्पिटल के कर्मचारियों से पूछताछ हुई, पादरियों से सवाल किए गए, ननों से भी उनके मूवमेंट के बारे में पूछा गया। जो भी उस सुबह बिल्डिंग में था उससे बात की गई। जिस कमरे में हत्या हुई थी वहां से हर छोटा बड़ा एविडेंस इकट्ठा किया गया, फोटो लिए गए, हर कोना देखा गया। एक अहम बात सामने आई, चैपल में जबरन घुसने के कोई निशान नहीं थे। न कोई दरवाजा टूटा था, न खिड़की, और वहां से कोई कीमती सामान भी चोरी नहीं हुआ था। इसका मतलब साफ था, ये चोरी का मामला नहीं था। लेकिन एक और बात सामने आई, सेक्रेटरी में रखी जाने वाली एक कैंची गायब थी। सेक्रेटरी चैपल या चर्च के अंदर एक छोटा सा कमरा होता है जहां पूजा से जुड़ी चीजें रखी जाती हैं, जैसे कपड़े, मोमबत्तियां, किताबें और दूसरे धार्मिक सामान। एक कैंची वहां अपनी जगह पर नहीं मिली। इससे शक और गहरा हो गया। क्या उसी कैंची का इस्तेमाल किया गया था और क्या कातिल उसे अपने साथ ले गया? शुरुआत से ही शक उन लोगों पर गया जिनके पास चैपल में आने जाने की आजादी थी। ये कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई बाहर का आदमी आसानी से आकर हत्या कर दे और निकल जाए। जिसने भी ये किया उसे जगह की पूरी जानकारी थी, उसे रूटीन पता था, टाइमिंग पता थी। पादरियों और ननों से एक एक कर पूछताछ शुरू हुई। सबको अपने अपने समय का हिसाब देना था। इन्हीं में एक नाम था, 42 साल के फादर जेराल्ड रॉबिन्सन। पुलिस ने नोट किया कि हत्या के समय सुबह के उस स्लॉट में चैपल के पास मौजूद लोगों में उनका नाम भी शामिल था। वो उन गिने चुने लोगों में थे जिन्हें उस समय वहां के आसपास देखा गया था। हत्या के कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें फॉर्मल पूछताछ के लिए बुलाया गया। जांच अधिकारी जानना चाहते थे कि 5 अप्रैल की सुबह वो कहां थे, क्या कर रहे थे और क्या उन्होंने कुछ देखा या सुना। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक फादर जेराल्ड ने कहा कि उन्हें दूसरों से पता चला था कि चैपल में कुछ हुआ है, इसीलिए वो वहां पहुंचे। उनका कहना था कि जब उन्होंने शव देखा तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने साफ कहा कि इस भयानक हत्या से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पुलिस को उनकी बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं हुआ। पूछताछ के दौरान उनका व्यवहार अधिकारियों को थोड़ा अजीब लगा। कुछ जवाब ठीक थे, लेकिन उनके हाव भाव और तरीके ने शक पैदा किया। इसी वजह से पुलिस ने जांच जारी रखने का फैसला किया। हत्या के लगभग 2 हफ्ते बाद 18 अप्रैल 1980 को फादर जेराल्ड ने पॉलीग्राफ टेस्ट देने के लिए हाँ कर दी। ये टेस्ट एक पुलिस अधिकारी ने लिया। जब टेस्ट के नतीजे आए तो उसमें झूठ बोलने के संकेत मिले। रिपोर्ट में कहा गया कि उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, सांस बदल रही थी और ज्यादा पसीना आ रहा था। इसके आधार पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि फादर जेराल्ड सच नहीं बोल रहे थे। हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट को पूरी तरह भरोसेमंद नहीं माना जाता। उस समय ये नतीजे सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन इससे पुलिस का शक और बढ़ गया। फिर भी सिर्फ शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। 1980 में फॉरेंसिक तकनीक इतनी विकसित नहीं थी। डीएनए टेस्ट जैसी सुविधा तब मौजूद नहीं थी। मौके से मिले फिंगरप्रिंट या बाल भी किसी एक व्यक्ति को साफ तौर पर दोषी साबित नहीं कर पा रहे थे। शुरुआती तलाशी में पुलिस को फादर जेराल्ड की टेबल से एक अलग तरह का लेटर ओपनर मिला, यानी ऐसा छोटा पतला औजार जिससे लिफाफे खोले जाते हैं। यह मेटल का बना हुआ, करीब 8 इंच लंबा था और चाकू जैसा दिखता था। इसे देखकर लगा कि इसे हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उस समय पुलिस के पास ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि उसी लेटर ओपनर का इस्तेमाल सिस्टर मार्गरेट पर किए गए 31 वार में हुआ था। कई महीनों तक जांच चलती रही, अलग अलग लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन धीरे धीरे केस ठंडा पड़ गया। 1980 के आखिर तक लगभग सभी सुराग खत्म हो चुके थे। जो भी एविडेंस मिला था उसे संभाल कर रख दिया गया, इस उम्मीद में कि शायद भविष्य में कोई नई तकनीक इस केस को सुलझा सके। फादर जेराल्ड पर शक बना रहा, लेकिन उस समय इतना सबूत नहीं था कि उन पर आधिकारिक आरोप लगाया जा सके। इस तरह सिस्टर मार्गरेट का मामला एक कोल्ड केस बन गया। सालों तक फाइल बंद पड़ी रही और धूल जमती रही। फिर 2003 में
अचानक एक नया मोड़ आया। ये सीधे इस केस से नहीं बल्कि एक दूसरी जांच से जुड़ा था। उस साल टोलेडो की कैथोलिक डायोसिस पर पादरियों द्वारा यौन शोषण के आरोप लग रहे थे। चर्च के खिलाफ बड़े स्तर पर शिकायतें सामने आ रही थीं। जून 2003 में एक रिव्यू बोर्ड के सामने एक महिला ने गवाही दी। उसकी बातों से पूरे टोलेडो इलाके में हलचल मच गई। वो महिला वहीं पली बड़ी थी। उसने आरोप लगाया कि जब वो छोटी थी तब कुछ पादरियों ने एक खास रस्म के दौरान उसके साथ शारीरिक गलत काम किया था। जिन लोगों के नाम उसने लिए उनमें फादर जेराल्ड रॉबिन्सन का नाम भी था। उसने कहा कि कुछ पादरी शैतानी पंथ और अजीब रस्मों में शामिल थे। उसका दावा था कि 1960 और 1970 के समय में फादर जेराल्ड भी उसके साथ गलत करने वालों में थे। शुरू में डायोसिस ने इन आरोपों को पक्का नहीं माना, इसलिए मामला पुलिस तक आगे नहीं बढ़ाया गया। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। दिसंबर 2003 में लुकास काउंटी प्रोसिक्यूटर ऑफिस को एक गुमनाम चिट्ठी मिली। उसमें उसी महिला के आरोप लिखे थे और फिर से फादर जेराल्ड का नाम सामने आया। शैतानी रस्मों की बात साबित नहीं हो पाई, लेकिन किसी हिंसक घटना में फादर जेराल्ड का नाम आना पुलिस के लिए बड़ी और गंभीर बात थी। इसलिए 2004 की शुरुआत में पुलिस ने सिस्टर मार्गरेट के मर्डर केस की जांच फिर से शुरू कर दी। एक खास कोल्ड केस टीम बनाई गई। अनुभवी डिटेक्टिव्स ने पुराने एविडेंस को दोबारा देखा। अब फोरेंसिक तकनीक 1980 के मुकाबले काफी बेहतर हो चुकी थी, इसीलिए नए तरीके अपनाए गए। सबसे अहम सबूत था वो खून से सना अल्टर क्लॉथ जो सिस्टर मार्गरेट एन के शरीर पर डाला गया था। पुलिस ने उस कपड़े और लेटर ओपनर को फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास भेजा। एक फोरेंसिक एक्सपर्ट ने जांच के बाद पाया कि लेटर ओपनर का आकार उस कपड़े पर बने खून के निशानों से पूरी तरह मेल खाता है। इतने सालों बाद पुलिस को वो कड़ी मिल गई जिसकी कमी थी। नए फोरेंसिक एविडेंस के आधार पर डिटेक्टिव्स ने पूरी रिपोर्ट तैयार की और लुकास काउंटी प्रोसिक्यूटर से बात की। 23 अप्रैल 2004 को, यानी हत्या के 24 साल से ज्यादा समय बाद, पुलिस ने 66 साल के फादर जेराल्ड रॉबिन्सन को सिस्टर मार्गरेट की हत्या के आरोप में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। बाद में लुकास काउंटी की ग्रैंड जूरी ने उस पर 1980 की हत्या के मामले में मर्डर का आरोप लगाया। कुछ ही समय बाद उसे $2 लाख के बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया। उसके समर्थकों ने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर उसकी जमानत भरी। इसी बीच टोलेडो कैथोलिक डायोसिस ने उसे ड्यूटी से हटा दिया। उसे पूरी तरह पादरी पद से नहीं निकाला गया, लेकिन केस का फैसला आने तक उसे सस्पेंड कर दिया गया। फादर जेराल्ड रॉबिन्सन का ट्रायल अप्रैल 2006 के आखिर में ओहायो के लुकास काउंटी में शुरू हुआ। कोर्टरूम भरा हुआ था। वहां नन, पादरी और आम लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। एक कैथोलिक पादरी पर एक नन की इतनी भयानक हत्या का आरोप हो, ये बात ही लोगों का ध्यान खींचने के लिए काफी थी। ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बहुत सोच समझकर पेश किया। उनका केस सीधे सबूतों पर नहीं बल्कि फोरेंसिक एविडेंस पर टिका था। उनका कहना था कि फादर जेराल्ड के मन में सिस्टर मार्गरेट एन के लिए अंदर ही अंदर नाराजगी थी। उन्होंने सिस्टर मार्गरेट को बहुत सख्त और काम को लेकर बेहद डिसिप्लिन्ड बताया और कहा कि दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 1980 के होली सैटरडे वाले दिन दोनों के बीच बहस हुई थी। उनका मानना था कि यह बहस शायद इसलिए हुई क्योंकि एक दिन पहले गुड फ्राइडे की सर्विस को छोटा कर दिया गया था, जिससे सिस्टर मार्गरेट खुश नहीं थी। और इसी बहस के बाद फादर जेराल्ड अपना आपा खो बैठा और गुस्से में आकर हत्या कर दी। अपने दावे को मजबूत करने के लिए उन्होंने मॉडर्न फोरेंसिक जांच के नतीजे पेश किए, जिसमें फादर जेराल्ड के खास लेटर ओपनर को हत्या से जोड़ा गया था। पोस्टमार्टम अधिकारी ने भी गवाही दी। उसने बताया कि लेटर ओपनर की धार और सिस्टर के शरीर पर मिले कुछ गहरे घावों के बीच समानता थी। सिस्टर मार्गरेट के जबड़े पर एक गहरा वार था जो एक्सरे इमेज पर लेटर ओपनर की नोक से मेल खाता था। प्रोसिक्यूटर ने हत्या के तरीके पर भी ध्यान दिलाया। उसने बताया कि नन के दिल के हिस्से पर 9 से ज्यादा बार वार किया गया था और वो निशान उल्टे क्रॉस के आकार जैसे दिख रहे थे, और कहा कि यह सिर्फ गुस्से का मामला नहीं था बल्कि इसमें धार्मिक अपमान या शैतानी संकेत जैसी बात भी हो सकती है। दूसरी तरफ डिफेंस ने हर कदम पर प्रोसिक्यूशन की बातों को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि कोई सीधा सबूत नहीं है, कोई चश्मदीद गवाह नहीं, कोई कबूलनामा नहीं
और ऐसा कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं जो फादर जेराल्ड को सीधे इस भयानक हत्या से जोड़ सके। फिर जूरी को बताया गया कि घटनास्थल से मिले एविडेंस पर जो डीएनए टेस्ट किया गया उसमें फादर जेराल्ड का नाम सामने नहीं आया। सिस्टर मार्गरेट के नाखूनों के नीचे से और उनके अंडरवियर के कुछ हिस्सों पर जो डीएनए पाया गया वो फादर जेराल्ड से मैच नहीं करता। डिफेंस ने साफ कहा कि सिस्टर के शरीर पर किसी दूसरे आदमी का डीएनए मिला था, लेकिन फादर जेराल्ड का नहीं मिला। उनका मकसद जूरी के मन में शक पैदा करना था ताकि ये साबित हो सके कि आरोप पूरी तरह पक्के नहीं है। इसके बाद डिफेंस टीम ने एक और बात कही। उनका कहना था कि हो सकता है ये हत्या किसी और ने की हो, शायद कोई दूसरा पादरी या कोई बाहर का आदमी। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल में फादर रॉबिन्सन के सीनियर रेवरेंड जेरोम सावात्यकी को कभी पूरी तरह शक से बाहर नहीं किया गया था, लेकिन अब उनकी मौत हो चुकी थी, इसलिए कोर्ट में उनकी बात सुनी ही नहीं जा सकती थी। पूछताछ के दौरान ब्लड स्पैटर एनालिस्ट ने माना कि यह भी हो सकता है कि हत्या में कोई दूसरा हथियार इस्तेमाल हुआ हो, यानी मामला उतना मजबूत नहीं था जितना प्रोसिक्यूशन बता रहा था। पूरा ट्रायल चलने के दौरान फादर जेराल्ड डिफेंस टेबल पर अपनी काली पादरी वाली शर्ट और रोमन कॉलर पहनकर बैठा रहा। उसके चेहरे पर ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं थे और वो बिल्कुल शांत ही रहता था। उसने बार बार खुद को बेगुनाह बताया। फिर प्रोसिक्यूशन ने एक वीडियो टेप कोर्ट में चलाया। उस वीडियो में दिखाया गया कि जब डिटेक्टिव उन्हें पूछताछ के कमरे में अकेला छोड़कर बाहर गया था तब वो क्या कर रहा था। वीडियो में दिखा कि फादर जेराल्ड धीरे से कुछ शब्द फुसफुसा रहा था। उसने अपने हाथ जोड़े और बुदबुदाते हुए कहा, सिस्टर सिस्टर। फिर उसने सिर झुका लिया जैसे कोई प्रार्थना कर रहा हो। एक वक्त पर उसने खुद से ओ माय जीसस भी कहा। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शायद ये उसके अंदर के पछतावे का पल था या वो भगवान से माफी मांग रहा था। 3 हफ्ते तक गवाहियां और एविडेंस सुनने के बाद मामला जूरी के पास गया। 11 मई 2006 को करीब 6 घंटे की चर्चा के बाद जूरी ने अपना फैसला सुनाया। सिस्टर मार्गरेट की हत्या के मामले में फादर जेराल्ड रॉबिन्सन को दोषी पाया गया। जब फैसला सुनाया गया तब 68 साल के इस पादरी के चेहरे पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखी। वो चुपचाप सामने देखते रहे। जज ने फौरन सजा सुनाई, उम्र कैद, जिसमें 15 साल बाद पैरोल की संभावना रखी गई। कोर्टरूम में कुछ नन ये सुनकर हैरान रह गई और कुछ रोने लगी। वहीं सिस्टर मार्गरेट के परिवार वाले एक दूसरे का हाथ पकड़कर सिर झुकाए बैठे थे, जैसे उन्हें आखिरकार थोड़ी राहत मिली हो। और अमेरिकी इतिहास में पहली बार किसी कैथोलिक पादरी को एक नन की हत्या के आरोप में सजा मिली थी। सजा के बाद फादर जेराल्ड की लीगल टीम ने अपील दायर की। जुलाई 2008 में ओहायो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ अपील ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। इसी दौरान घटनास्थल से मिले अनजान डीएनए को लेकर जो सवाल थे उन्हें समझने के लिए फोरेंसिक एविडेंस की फिर से जांच की गई। 2009 में सिस्टर मार्गरेट एन के नाखूनों के नीचे मिले नमूने की जांच हुई, लेकिन उससे किसी और आदमी का नाम सामने नहीं आया। आखिर में कहा गया कि जो छोटा सा डीएनए सैंपल मिला था वो शायद गड़बड़ी से आया हो या किसी अनजानी जगह से लगा हो, क्योंकि घटनास्थल बहुत बिखरा हुआ था और सालों में कई लोगों ने एविडेंस को हाथ लगाया था। प्रोसिक्यूटर्स ने बार बार कहा कि भले ही डीएनए का सवाल पूरी तरह साफ नहीं हुआ, लेकिन लेटर ओपनर और खून के निशानों वाला मुख्य एविडेंस साफ तौर पर जेराल्ड रॉबिन्सन की ओर इशारा करता है। हर अपील कोर्ट ने, यहां तक कि यूएस सुप्रीम कोर्ट तक, इसी बात को सही माना। फादर जेराल्ड ने अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताई। कहा जाता है कि वो ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे और कभी कभी कुछ पुराने समर्थक उनसे मिलने आते थे। मई 2014 में जेल में उन्हें हार्ट अटैक आया। इसके बाद उन्हें कोलंबस के फ्रैंकलिन मेडिकल सेंटर में शिफ्ट किया गया। वहां उनकी तबीयत तेजी से खराब होने लगी। 4 जून 2014 को 76 साल की उम्र में गॉर्डन रॉबिन्सन की हिरासत में ही मौत हो गई। उनकी मौत के बाद चर्च के सामने एक बड़ा सवाल था। क्या एक ऐसे पादरी को, जिसे एक नन की हत्या के मामले में सजा मिली हो, पादरी जैसा पारंपरिक अंतिम संस्कार दिया जाना चाहिए? आखिर में तय किया गया कि उन्हें ये धार्मिक रस्में दी जाएंगी। 11 जुलाई 2014 को करीब 200 लोग उनकी प्रार्थना सभा में आए, लेकिन चर्च के बाहर कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे।
पादरियों द्वारा शोषण का शिकार हुए लोगों के समूह और उनके समर्थकों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि उनके अपराध को देखते हुए उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार देना सही नहीं है। अंतिम संस्कार के दौरान रेवरेंड चार्ल्स रिटर ने कहा कि फादर रॉबिन्सन कई सालों तक एक भारी बोझ उठाए रहे। वो बोझ गुनाह का था या फिर गलत फैसले का, ये मैं नहीं जानता, लेकिन अब जो भी था वो बोझ उनसे हट चुका है। इस केस ने सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं बदली, बल्कि पूरे समुदाय को सोचने पर मजबूर कर दिया। लोगों ने सवाल उठाए, आस्था और इंसाफ के बीच जब टकराव हो तो सही क्या है। कुछ के लिए यह फैसला न्याय था, तो कुछ के लिए अब भी कई जवाब अधूरे हैं। लेकिन इतना तय है कि यह मामला इतिहास में एक ऐसी घटना बनकर दर्ज हो गया जिसे भुलाना आसान नहीं होगा। आखिर में ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच छुप सकता है, देर हो सकती है, लेकिन न्याय की तलाश कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।